हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानशीला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको सभी को पता हो आप सभी को पता ही होगा कि एमपीपीएससी और अन्य पीसीएस के लिए हम एक फ्री वीडियो सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें मैं आपके साथ ज्योग्राफी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, उसी में हमारे कुछ चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। उन्हीं चैप्टरों को कंप्लीट के बाद हमारे कुछ चैप्टर अगले बाकी हैं। उनमें हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, भारत की प्रमुख फसलें। आप सभी को पता है हम एग्रीकल्चर में या कृषि में प्रभावित करने वाले कारक पढ़ चुके हैं और कृषि क्षेत्र पढ़ चुके हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, भारत की प्रमुख फसलें। ये क्यों पढ़ने वाले हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में भी बनते हैं, मेंस में भी बनते हैं और एमपीपीएससी का सबसे फेवरेट चैप्टर है। साथ ही साथ आप यूपीपीसीएस, आरएस या कौन सा भी एग्जाम दो, बीपीएससी या यहाँ तक कि यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा कभी आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की वगैरह, तो वहाँ के क्वेश्चन भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए आइए हम देरी न करते हुए भारत की प्रमुख कृषि फसलों की चर्चा करें। और आप सभी को पता है भारत की प्रमुख कृषि फसलों में सर्व प्रमुख कृषि फसल कौन सी है आपकी, तो सर्व प्रमुख कृषि फसल है आपकी चावल। कौन सी है, चावल। क्यों, क्योंकि भारत में सर्वाधिक अगर कोई क्षेत्र है उत्पादन वाला तो वो चावल का क्षेत्र है। और भारत की जितनी जनसंख्या है, अगर वो सबसे ज़्यादा किसी खाद्यान्न का ग्रहण करती है तो वो भी आपके कौन सा है, चावल है। लेकिन इस चावल की क्या क्या विशेषता होती है, ये किस क्लाइमेट में होता है, किसके लिए पानी कितना आवश्यक होता है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए, भारत की प्रमुख फसल कौन सी हुई, चावल हुई, आप सभी जानते ही हैं। अब चावल के लिए जलवायु कौन सी होना चाहिए, तो चीन तुल्य उष्ण कटिबंधीय आर्द्र मानसूनी प्रकार की जलवायु होना चाहिए। ठीक है, कौन सी जलवायु होना चाहिए, अगर किसी क्षेत्र में चावल उत्पादित हो रहे हैं तो समझ लेना चीन तुल्य उष्ण कटिबंधीय आर्द्र मानसूनी जलवायु हो वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर चावल उत्पादित हो रहे हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसके लिए तापमान कितना आवश्यक होता है, लगभग 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ पानी आप देखोगे या वर्षा की मात्रा करोगे तो वर्षा कितना होनी जरूरी है इसके लिए, 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। मतलब ये एक कौन सी जल गहन फसल है, मतलब इसमें जल की आवश्यकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। और कहाँ तक, 75 से 200 सेंटीमीटर तक की आवश्यकता होती है। अच्छे से ध्यान रखना है, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, और 200 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा। इसके लिए मिट्टी देखोगे आप तो ये लगभग ये होती है भारी दोमट और अम्लीय जलोढ़ प्रकार की मिट्टी में सबसे ज़्यादा आपके चावल हो सकते हैं। और एक और ख़ास बात यह कि यहाँ पर तो होना चाहिए, लेकिन इसके लिए समतल भूमि होना चाहिए, साथ ही साथ हल्का जल भराव होना चाहिए, जल पूरी तरह से शांत नहीं होना चाहिए, हम आगे पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। लेकिन मिट्टी अभी फिलहाल याद रखो आप कौन सी, भारी दोमट अम्लीय प्रकार की मिट्टी है और हल्की जलोढ़ मृदा, ये इसके लिए ज़रूरी होती है। और आपके यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि चावल के लिए क्षारीय मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो ये कथन गलत हो जाता है, अच्छे से याद रखना है, इसके लिए अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और भारत में अगर चावल की बात करूं मैं, कौन से राज्य में सर्वाधिक होते हैं, तो आप सभी जानते हैं भारत में सर्वाधिक चावल जो होते हैं पश्चिम बंगाल में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, पश्चिम बंगाल में। ये बात ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ध्यान रखना है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किंतु सर्वाधिक अगर चावल या धान किसी राज्य में होते हैं तो आपका कौन सा है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, या पश्चिम बंगाल, ध्यान रखना आपको। अगर देश की बात करता हूं मैं तो सर्वाधिक चावल कहाँ होते हैं, चाइना में होते हैं। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, सॉरी देश कौन सा है, चाइना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ विशेषता हुई। पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे ज़्यादा चावल होते हैं, देश विश्व में सबसे ज़्यादा चाइना में होते हैं। चावल के लिए उत्पादन के लिए क्या क्या हो जरूरी है, तापमान जलवायु पर ली मैंने बताया था अभी, समतल मैदानी भाग होना जरूरी है। ठीक है, पानी एक तरह से भरा हुआ हो, समतल मैदानी भाग हो, जल का हल्का बहाव जरूरी है। ठीक है, कौन सा बहाव जरूरी है, हल्का बहाव जरूरी है। मतलब अगर आपने कहीं पानी भर दिया और उसकी हल्की सी निकासी नहीं करी
ठीक है। तो वह चावल के जो पौधे होंगे अंदर सड़ जाएंगे, मतलब शांत जल इसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं होता है। उस एक खेत का पानी हल्का सा वापस दूसरे खेत में, दूसरे खेत का पानी तीसरे खेत में आपके जाना जरूरी है, मतलब हल्का बहाव जरूरी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर ये एक श्रम प्रधान गहन कृषि है। चावल के खेत में देखोगे आप प्रतिवर्ष जैसे ही मानसून आता है तो बहुत सारी महिलाएं उल्टे आपके चावल के रोपाई करती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे खेत में 20-20 नहीं 50-50 लोग कार्य करते रहते हैं, चावल की बुआई करते हैं, फिर कटाई करते हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती है, रुपाई के समय भी और कटाई के समय भी, ठीक है। तो आपने देखा होगा एक श्रम प्रधान गहन कृषि है, इसलिए चावल को क्या कहा गया है, चावल का क्षेत्र जहाँ भी होता है उसको गहन कृषि प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। फिर भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है, अभी बताया मैंने, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा खाद्यान्न खाया जाता है, चावल। गेहूं में समझ लेना आप, सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है, ध्यान रखना। फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इसकी किस्में। आपको एक बात ध्यान रखना, ये तो मैं कुछ खास किस्में बता रहा हूँ, लेकिन जो करंट अफेयर्स में चर्चा में रहती है हर साल, आपके जो RIA भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वो नई नई किस्में बनाता है, वो करंट अफेयर्स में पूछी जाती है। फिलहाल आपको जो मैं बता रहा हूँ अभी ये वाली ज़रूर याद रखना है। कौन कौन सी है ये देखोगे आप तो है आपकी IR8, IR20, पूसा R21, बासमती, साबरमती, कावेरी, रत्ना, पद्मा, काला जीरा, अमन, ओस, बोरो, गोल्डन राइस। इसमें कुछ की खास बात बताऊंगा मैं। IR नाम क्यों रखा गया इनका, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, आपके फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ठीक है। इंटरनेशनल कौन सा राइस इंस्टीट्यूट, तो ये किसमें वहीं से मंगाई गई थी, इसलिए इनको IR8, IR20, पूसा, जब ये पूसा में इसका नया संस्करण बनाया गया तो पूसा 21 नाम रख दिया, R21 नाम रख दिया गया इसका, ठीक है। इसके अलावा आपने बासमती का नाम सुना ही होगा, ठीक है। बासमती आपकी भारत की सबसे उच्च क्वालिटी की चावल की किस्म है, ठीक है। इसको GI टैग भी मिला हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसके अलावा साबरमती गुजरात वाले क्षेत्र में बोई जाती चावल की किस्म, कावेरी दक्षिण भारत में बोई जाती है मुख्य रूप से, फिर रत्ना, पद्मा और याद रखना है काला जीरा उत्तर प्रदेश बिहार में बोया जाने वाला प्रमुख चावल की किस्म है, इसको भी GI टैग मिला हुआ है, अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा ये कुछ अमन, ओस और बोरो ऐसी चावल की किस्में हैं जो अलग अलग ऋतुओं में बोई जा सकती है, ठीक है। जैसे अमन जो है ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ओस जो है ये शीत ऋतु में बोई जाती है, और बोरो जो है ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली चावल की किस्में, अच्छे से याद रखना है, इसलिए इनको अलग से कोष्टक में लिखा हुआ मैंने, तो ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चावल की हाइब्रिड वेराइटी बनाई गई है जिसको बोला गया है GM फसल, जेनेटिक मॉडिफाइड फसल, उसको बोला गया है गोल्डन राइस। क्या है गोल्डन राइस, इसमें पूछा गया इसमें कौन सा विटामिन होता है, तो इसमें विटामिन A होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और हाल में आपके बांग्लादेश ऐसा पहला देश है जिसने इस GM फसल को, मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड फसल गोल्डन राइस को अपने यहाँ पर मान्यता दे दी है उत्पादन करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना बांग्लादेश इस GM फसल गोल्डन राइस को अपने यहाँ बोता है, और इसमें क्या होता है आपके विटामिन A के साथ साथ एक और ख़ास बात होती है, इसमें आयरन की मात्रा होती है, और ये इसलिए इसको मॉडिफाइड किया गया है कि ज़्यादातर महिलाओं में विटामिन A और आयरन की मात्रा में कमी पाई जाती है, इसकी भरपाई के लिए इस गोल्डन राइस को बनाया गया है, और बांग्लादेश ने अपने यहाँ पर इसकी अनुमति दे दी है। अच्छे से ध्यान रखना है, सारी की सारी किस्में चावल की है जो आपके एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जा सकती है, ठीक है। और मैंने अभी बता दिया मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, लेकिन आपके अगर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये उड़ीसा के कौन से शहर में स्थित है, कटक में स्थित है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, राष्ट्रीय कहाँ पर स्थित है आपके कटक में स्थित है, जो कहाँ पे है उड़ीसा में स्थित है। एक खास बात है ये वाराणसी क्यों लिखा है मैंने, तो इस वाराणसी में, ठीक है, इस अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का कौन सा क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है, क्या बनाया गया है, एग्जाम में पूछा गया है।
भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय भारत में कहाँ स्थित है? एग्जाम में पूछा गया है, वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वाराणसी। उसी को हम बनारस के नाम से भी जानते हैं, उसी को हम काशी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहीं पर स्थित है किसका? इस IAR का क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और आपके मध्य प्रदेश MPPSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है कि मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बड़वानी में स्थित है। तो ये सारे के सारे फैक्ट है, ऐसे कैसे सीधे के सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ने के पूरे चांस है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, भारत में सर्वाधिक चावल तो पश्चिम बंगाल में हो रहा था, लेकिन एग्जामिनर साथी रहे आपके, उसने ऐसा नहीं पूछते हुए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, भारत में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादक वाला चावल उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? और प्रति हेक्टेयर उत्पादक चावल उत्पादक वाला राज्य पंजाब है। ध्यान रखना आपके, चावल उत्पादन तो ज़्यादा पश्चिम बंगाल में हो रहा था, लेकिन पर हेक्टेयर की बात करूं मैं तो कहाँ पर ज़्यादा होता है? पंजाब में। जैसे मान के चलो पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर ज़मीन में पश्चिम बंगाल में चावल 10 क्विंटल हो रहा था, तो ये 1 हेक्टेयर में पंजाब में लगभग 25 क्विंटल के आसपास होता है। मतलब वहाँ पर हेक्टेयर चावल उत्पादकता ज़्यादा है। क्यों? वहाँ के किसान आपके संपन्न है तो अच्छे बीजों का भी यूज़ करते हैं, अच्छे रासायनिक कीटनाशकों उर्वरकों का भी यूज़ करते हैं, और सिंचाई पर्याप्त टाइम पे देते हैं, और इस कारण वहाँ पर उत्पादकता क्या है? ज़्यादा है। जबकि आपके वेस्ट बंगाल में उत्पादकता कम है, लेकिन सर्वाधिक चावल ज़्यादा उत्पादित हो रहा है। ठीक है, मतलब पूरे वर्ष में इसने 1,000 क्विंटल गेहूँ चावल उत्पादित किए, तो पश्चिम बंगाल ने पर हेक्टेयर तो ज़्यादा किए थे, लेकिन ये देखोगे तो आपके ये 250 ही हुए। ठीक है, तो इस रूप में आप देखोगे तो पंजाब बाद में आता है, लेकिन सर्वाधिक में चावल आ जाता है। तो ये से कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। एक और चीज़ बताई थी मैंने आपको, विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। लेकिन खास बात यह है कि ये सर्वाधिक उत्पादक तो है, लेकिन सर्वाधिक निर्यातक नहीं है। क्यों निर्यातक नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जितना चावल होता है उतना का उतना खपत भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जनसंख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ की जनसंख्या ज़्यादातर चावल ही खाती है, तो ये ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन भारत जो है वर्तमान में सर्वाधिक चावल का निर्यात करता है। UPSC ने हाल के इससे पिछले वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है। क्यों पूछ लिया है? 2018 के आसपास या उससे पहले थाईलैंड सबसे ज़्यादा हुआ करता था निर्यातक में। ठीक है, और उसको पछाड़कर अब कौन प्रथम स्थान पर आ गया है? भारत प्रथम स्थान पर आ गया है चावल निर्यातक में। तो इसीलिए एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्ट हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट बना के लाइनें भी बना सकते हो आप, और ये UPSC PCS एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे से ध्यान रखना है। ये प्रमुख फसल कौन सी हुई भारत की? चावल हुई, अच्छे से ध्यान रखना है आपको। चलिए अगली फसल की बात करते हैं, कौन सी? गेहूँ। ठीक है, और दूसरी प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है भारत की? गेहूं है। पहली खाद्य फसल कौन सी हो गई थी? चावल। और दूसरी खाद्य फसल कौन सी है? गेहूं है। इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके लिए कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए स्टेपी तुल्य जलवायु। उसके लिए चावल के लिए चीन तुल्य थी, तो इसके लिए स्टेपी तुल्य जलवायु की आवश्यकता होती है, अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होना आवश्यक है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आपके गेहूँ नहीं होते हैं। मतलब आप देखोगे तो गेहूँ जब भी बोए जाते हैं तो शीत ऋतु में बोए जाते हैं आपके। तो क्यों बोए जाते हैं शीत ऋतु में? क्योंकि इसके लिए क्लाइमेट कौन सा आवश्यक है? शीतोष्ण कटिबंधीय। जबकि चावल कौन से में? खरीफ की फसल है, मतलब वर्षा ऋतु में बोया जा रहा था, ध्यान रखना। और गेहूं के लिए खास बात है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन भी पूछ लिया है कि इसके लिए बुआई के समय अलग टेम्परेचर होता है, और कटाई के लिए कथन के रूप में UPSC ने क्वेश्चन पूछा है कि इसकी बुआई के समय टेम्परेचर अधिक होना चाहिए और कटाई के समय कम होना चाहिए। तो यह कथन गलत हो जाता है। इसकी बुआई के समय कम टेम्परेचर होना चाहिए और कटाई के समय अधिक टेम्परेचर होना चाहिए। क्यों? जब चावल आपके गेहूं की बुआई होती है तो आपके गेहूं में अंकुरण के लिए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन जब गेहूं पक जाता है तो वो अच्छा कुरकुरा हो, उसके लिए 25 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके लिए वर्षा। और वर्षा की बात करते हैं तो 60 से 90 सेंटीमीटर वर्षा की इसके लिए आवश्यकता होती है।
ध्यान रखना है। मतलब चावल के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता थी, लेकिन गेहूं की फसल देखो आपके कम पानी में भी हो जा रही है। इसलिए आपके देखा होगा आपने, आपके जहाँ भी गेहूं बोए जाते हैं 3 से 4 बार उसको आपके कृत्रिम सिंचाई की द्वारा पानी दिया जाता है और आपके अच्छे से गेहूं का उत्पादन हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कम कम पानी की आवश्यकता होती है। आपके क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। और इसके लिए मिट्टी कौन सी आवश्यकता होती है, तो चेरनोजम। स्टेपी तुल्य जो जलवायु है वहाँ पर चेरनोजम मिट्टी पाई जाती है, और उस मिट्टी की जो विशेषता क्या होती है, वो दोमट प्रकार की होती है और क्षारीय होती है। कौन सी होती है, क्षारीय प्रकार की मिट्टी होती है। अर्थात गेहूं के लिए क्षारीय मिट्टी, चावल के लिए अम्लीय मिट्टी, ध्यान रखना है। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है गेहूं का, तो आपके कौन है, उत्तर प्रदेश। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। पहले मध्य प्रदेश बहुत नीचे हुआ करता था, लेकिन मध्य प्रदेश ने काफ़ी सराहनीय प्रयास किए इसमें, और मध्य प्रदेश वर्तमान में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद कभी तीसरे नंबर पर रहता है, कभी सेकंड नंबर पर रहता है। आप करंट अफेयर्स में जाके चेक कर सकते हैं। हम पहले पंजाब हरियाणा के बाद आते थे, लेकिन अब हम उत्तर प्रदेश के बाद सीधे सेकंड नंबर पर आ गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और देश की बात करूँ तो सर्वाधिक गेहूँ कहाँ होता है, चाइना में होता है, लेकिन वही बात खाया जाता वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो वो इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। सर्वाधिक गेहूँ का एक्सपोर्ट कौन करता है, तो सर्वाधिक एक्सपोर्ट आपके यूएसए, ठीक है, और यूएसएसआर जो हुआ करता था, अब ये रूस और यूक्रेन में बढ़ गया है। तो ये क्षेत्र सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक है। इसको रोटी की डलिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक एक्सपोर्ट करता है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, आप सभी को पता है, विश्व में खाद्यान्न का संकट उभर गया था। क्यों, क्योंकि गेहूं का वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। इसके लिए अलग से समझौते किए गए। तो आप इंटरनेशनल रिलेशन से भी ध्यान रख सकते हो ये चीज़ें। ठीक है, और इसकी बात करूँ मैं, आपके गेहूं अनुसंधान संस्थान, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक जगह है, कौन सी, खमरिया। खमरिया में अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान संस्थान बनाया गया, आप सभी जानते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, जबलपुर के खमरिया में स्थित है। जबकि राज्य का पूछा जाता है आपके, तो ये होशंगाबाद के या नर्मदापुरम के कौन से, पवारखेड़ा में स्थित है। तो राज्य का गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, पवारखेड़ा में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय वाला कहाँ स्थित है, आपके खमरिया में स्थित है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। गेहूं के लिए क्या क्या जरूरी है, तो ढलान युक्त बाग होना चाहिए, मतलब पानी का भराव नहीं होना चाहिए, नहीं तो जड़ें खराब हो जाएगी। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और मिट्टी मैंने बताई दी है। प्रमुख किसमें आपके एग्जाम में पूछी गई है, पूसा लरमा, लरमा रोजो, सरबती, लोकवन, WR, और जो भी करंट अफेयर्स में चर्चा में रहती है वो अच्छे से याद रख सकते हैं आप। तो ये कौन सी हुए हैं आपके गेहूं की प्रमुख फसलें या किस्में हुई जो आपको याद रखना है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ऊपर वाले आपके चावल से एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि चावल के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, तो चावल के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, हम आगे पढ़ेंगे, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। एक फैक्ट मैंने ये बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट फसल की चर्चा करते हैं। कौन कौन सी फसलें, चावल हो गए, गेहूँ हो गए, तीसरी प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है आपकी, मक्का। कौन सी है आपकी, मक्का जो है आपकी प्रमुख खाद्य फसल है। ठीक है, इस मक्के के लिए क्या क्या कंडीशन होना जरूरी है, तो आप देखोगे 140 दिन पाला रहित मौसम होना आवश्यक है। कितने दिन, 140 दिन पाला रहित। पाला रहित मतलब उस समय ठंड बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अर्थात पाला उसको बोला जाता है जब सुबह का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है और फसल आपकी जलकर खत्म हो जाती है। तो ये जो संवेदनशील होती है उसके प्रति मक्का, तो बिल्कुल इसके लिए कौन सा, पाला रहित मौसम होना चाहिए। ध्यान रखना है। तापमान कितना होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, वर्षा कितनी होना चाहिए, 60 से 100 सेंटीमीटर, मतलब कम पानी में भी हो जा रहा है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इसके लिए एक खास बात होती है, नाइट्रोजन युक्त गहरी मृदा होना चाहिए या गहरी दोमट मृदा होना चाहिए। कौन सी युक्त, नाइट्रोजन, मतलब मक्के को किसकी आवश्यकता होती है, सर्वाधिक नाइट्रोजन की। इसलिए मैंने बचपन में भी जब अपने घर वाले खेती करते थे तो देखा कि वो पूरे खेत में तो खाद डालते थे, यूरिया खाद,
लेकिन जब मक्के के पौधे की बारी आती थी तो उनको जड़ में अलग से क्या डाला जाता था, यूरिया डाला जाता था। क्यों? तो ये बाद में जाके पढ़ने पर पता चला कि उनको यूरिया की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि यूरिया में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, तो लगभग 46% होती है। ठीक है, तो ये यूरिया डाला जाता है आपके मक्के की फसल में स्पेशल। फिर सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कौन सा राज्य, वही कर्नाटक। मक्का उत्पादन में सर्वप्रथम राज्य कौन सा है, कर्नाटक स्थित है। और गेहूं मक्का अनुसंधान संस्थान मैंने बता दिया, खमरिया जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कौन करता है, यूएसए करता है। लेकिन खास बात यह है कि वहाँ पर मक्का आपके खाद्यान्न के रूप में ही नहीं यूज़ किया जाता है, वहाँ मक्के की फसल को सूअरों को खिलाया जाता है। किसको खिलाया जाता है, सूअर को खिलाया जाता है, और उसके माध्यम से सूअर को मांस के लिए पाला जाता है, और फिर विश्व में उसका मांस एक्सपोर्ट किया जाता है। इसलिए विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी कहो या सूअर के मांस की मंडी कहो, वो कहाँ पर स्थित है, शिकागो में स्थित है, ध्यान रखना है। और वहीं से सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, आपके एक्सपोर्ट हो रहा है, मक्का मांस एक्सपोर्ट हो रहा है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ मक्का किसके लिए पाला जा रहा है, सूअरों को खिलाने के लिए पाला जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं पहले बता चुका हूँ, ऐसे ही विश्व में गेहूं की डलिया तो यूक्रेन और रशिया के क्षेत्र को कह रहे थे, लेकिन गेहूं की मंडी जो स्थित है वो आपके कनाडा के विनीपेग में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से याद रखना, विनीपेग कहाँ पर है, कनाडा में स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो, आपके मक्के की विशेषता क्या है, भारत में खाद्यान्न के रूप में मुख्य रूप से यूज़ किया जाता है। और खाद्यान्न में मुख्य रूप से आपके जो मजदूर होते हैं या जो गरीब जनजाति लोग होते हैं सबसे ज़्यादा करते हैं। क्यों? इसमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है इसमें, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप जब ज़्यादा काम करते हो तो ज़्यादा एनर्जी किसके द्वारा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। तो आप मक्के की रोटी खा लो, 2-4 आप ज़्यादा कम काम कर पाओगे। ठीक है, तो भारत आपके मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजाति है भील, आप सभी जानते हो। उस भील जनजाति का प्रमुख खाद्यान्न ये मक्का ही है, ध्यान रखना है। और वो सबसे ज़्यादा आपके काम करने के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट। फिर पशुओं के लिए चारा भी, जब आप मक्के से अपने लिए तो अनाज निकाल लेते हो, लेकिन जो बाकी बचता है शेष भूसा, वो आपके जानवरों के लिए चारे के रूप में यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना है। इसके अलावा वर्तमान में मड एल्कोहल और बायोडीजल बनाने में इसका उपयोग किया जा रहा है, ध्यान रखना। बायोडीजल में मक्के का सर्वाधिक उपयोग आपके कृत्रिम तरीके से बनाने में किया जा रहा है। तो ये आपके मक्के की प्रमुख फसल हुई और इसकी कुछ विशेषताएं हुई, हमने पढ़ ली है। चलिए अगली फसल की बात करते हैं। अगली फसल कौन सी है आपकी, जौ। ठीक है, और इस जौ की बात करता हूं मैं, तो इसकी क्या क्या विशेषता है ध्यान रखना है। तो भारत की, मैंने बताया था गेहूं के साथ जौ ऐसी फसल थी जो आपके सर्वप्रथम आपके खोजी गई थी मेहरगढ़ से। ठीक है, और ये इसकी खास विशेषता ये है कि ये विषम प्रतिकूल जलवायु में भी उत्पादित हो जाती है। विषम प्रतिकूल जलवायु अर्थात इसको कठिन परिस्थितियों में भी उपजाया जा सकता है। और आप जब भी देखोगे भारत में अकाल वगैरह की स्थिति रहती है, कम पानी किसी क्षेत्र में होता है, तो वहाँ के किसान जौ की फसल बोते थे। क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो हो ही जाती है, चाहे पानी हो ना हो। ठीक है, तो खास बात है इसके लिए 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और पानी देखोगे आप तो 70 से 90 सेंटीमीटर और इससे कम में भी हो जाती है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लिए कोई भी मिट्टी, एक और खास विशेषता, जौ को किसी भी मिट्टी में उपजाया जा सकता है। मतलब सभी प्रकार की जितनी मिट्टियाँ पड़ी थी हमने ICAR के अनुसार, उन सभी में इनको उपजाया जा सकता है। ठीक है, और सर्वाधिक जौ का उत्पादन कौन करता है आपके, तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान आपके ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक किसका उत्पादन करता है, जौ का उत्पादन करता है। अच्छे से याद रखना है, देश को अपने याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसके क्या क्या विशेषता है, तो खाद्यान्न में तो यूज़ की जाती है, जैसे इसका जो चारा बचता है इसके वो पशुओं के लिए चारे के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा बियर विस्की बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बियर और विस्की बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, जौ का उपयोग किया जाता है। अर्थात ये दोनों उद्योग किसकी वजह से टिके हुए हैं, जौ की वजह से। इसलिए आप कभी भी शराबी को बोलोगे तो वो दो ही संज्ञा देता है आपको, अपने पीने से मना करते हो, तो ये तो अंगूर का पानी है या जौ का पानी है। ठीक है, क्यों बोलता है वो, क्योंकि उसको अपनी सांत्वना अपने आप को वो करना रहता है कि मेरी मतलब पीने की जो लालसा वो कम नहीं होगी। क्यों, मैं इसके पीछे तर्क भी दे दूंगा आपको। ठीक है, तो ये जौ का पानी, बियर विस्की। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, हम बाजरा और बाजरे की बात करते हैं। ठीक है, तो बाजरे के
को मोटा अनाज की श्रेणी में रखा गया, आपको सभी पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2023 को किस वर्ष के रूप में बनाया गया था, मोटा अनाज वर्ष के रूप में बनाया गया था, अच्छे से ध्यान रखना, मिलेट वर्ष, ठीक है। और भारत ने इसको श्री अन्न नाम दिया है, मोटा अनाज को कौन सा अन्न नाम दिया है, श्री अन्न, ये भी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान रखना है। तो बाजरा एक मोटा अनाज वाली फसल है और गर्म शुष्क जलवायु में आसानी से उत्पादित हो जाती है। इसके लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और 40 से 50 सेंटीमीटर पानी की, तापमान कितना होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्षा कितनी होना चाहिए 40 से 50, मतलब बहुत कम पानी में भी किसको उपजाया जा सकता है, बाजरे को उत्पादित किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए जहाँ भारत में बहुत कम बारिश होती है वहाँ देखोगे तो वहाँ बाजरे का ही उत्पादन होता है, और वहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल भी आपको कोई क्या मिलेगी, बाजरा ही मिलेगा। चाहे मध्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र में चले जाओ, चाहे आप थार मरुस्थल राजस्थान में चले जाओ, वहाँ बाजरा मुख्य रूप से खाया जाता है, ठीक है। और ये भी लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में हो सकता है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है हल्की बलुई मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, सभी में उपजाया जा सकता है। और सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा है आपके बाजरे का, वही राजस्थान कर रहा है। क्यों, देखो आप देखोगे भारत में वर्षा का वितरण पढ़ते हैं हम, तो राजस्थान वाला क्षेत्र, मरुस्थल वाला क्षेत्र ज़्यादा, पश्चिम वाला, और वहाँ पर बारिश कम होती है तो वहाँ फसल भी वैसी हो रही है। तो चावल देखोगे आप तो आपके तटीय क्षेत्रों में गंगा के मैदान में हो रहा था, क्यों हो रहा था, वहाँ ज़्यादा बारिश हो रही थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अगर क्लाइमेट, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको फसल का वितरण भी समझ में आ जाएगा, कहाँ किस फसल को बोया जा सकता है, क्यों, क्योंकि किस फसल में कितने पानी तापमान की आवश्यकता होती है, आप अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए, उत्तर भारत में खास बात है ये कि खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है ठीक है बाजरा, लेकिन दक्षिण भारत में खरीफ और रबी दोनों के समय बोया जाता है, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। और ये एक मोटा अनाज है, यहाँ लिख दिया मैंने, जिसको श्री अन्न भी बोलते हैं अपन। चले आगे, तो ये क्या हुआ, मक्का, जौ और बाजरा हुआ, अच्छे से ध्यान रखना। चलिए अगली फसल पर चलते हैं हम। अगली फसल, प्रमुख फसल कौन सी है आपकी, ज्वार। कौन सी है, ज्वार आपकी प्रमुख फसल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ज्वार को भी मोटे अनाज की श्रेणी में रखा गया, अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये भी मोटा अनाज में आ जाती है, और इसकी भी वही विशेषता है जो जौ और बाजरे की है, शुष्क विपरीत जलवायु में आसानी से हो सकती है। ये 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की और 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, मतलब ये भी कम वर्षा में हो सकता है, कठिन परिस्थितियों में उपजाया जा सकता है ज्वार, ठीक है। और ये भी सभी प्रकार की मिट्टियों में हो सकता है, एक और विशेषता हो गई इसकी। और ज्वार उत्पादन में वर्तमान में कौन है, महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखना है, महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, और इसको भी मोटा अनाज की श्रेणी में रखा गया है ज्वार, ठीक है। तो जौ, ज्वार, बाजरा, ये सब आपके विपरीत जलवायु परिस्थितियों में भी उत्पादित हो सकते हैं, ध्यान रखना है। चलिए अगली फसल की बात करते हैं। अगली फसल कौन सी है आपकी, गन्ना, ठीक है। और गन्ना ऐसी भारत की प्रमुख फसल है, अच्छे से ध्यान रखना। इससे इसी पर आधारित एक उद्योग भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चीनी उद्योग, ठीक है। क्यों, क्योंकि पूरे आपके भारत में चीनी उद्योग इसी की देन है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सर्वप्रथम चीनी किससे बनाई गई थी, आपके लोग समझते हैं गन्ने से चीनी बनाई जाती है, तो सर्वप्रथम गन्ने से ही बनाई गई होगी, लेकिन खास बात है विश्व में सर्वप्रथम चीनी जो बनाई गई थी वो चुकंदर से बनाई गई थी, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, किससे, चुकंदर से। चलिए, यह उष्ण कटिबंधीय विषुवतीय मानसूनी जलवायु में होता है। ये मुख्य रूप से विषुवतीय जलवायु प्रदेश जो होता है उसका पौधा है, अर्थात इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता और बहुत गर्मी की आवश्यकता होती है। तो देखोगे आप तो 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और आपके यहाँ देखोगे तो वर्षा कितनी हो रही है, 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता, या इससे अधिक ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, तभी आपके गन्ने की फसल हो पाएगी। और दोमट और काली मिट्टी, आप देखोगे मालवा, दक्कन पठार, गुजरात वाला क्षेत्र, वहाँ पर आपके गन्ना की खेती हो रही है। क्यों, काली मिट्टी भी, इसके साथ साथ ये जलोढ़ मिट्टी में भी, मतलब दोमट को हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी में भी होता है। जैसे गन्ने की पेटी भारत में फेमस है मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरनगर, ठीक है। आपको सर्च कमेंट सेक्शन में बताना है मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरनगर कहाँ स्थित है, उन दोनों के बीच क्षेत्र को गन्ना की पेटी के रूप में जाना जाता है, और उसी को हम चीनी की पेटी भी कह सकते हैं, क्योंकि गन्ने से ही चीनी निकाली जाती है। आपके गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है, आपके अच्छे से ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश। कौन है, सबसे ज़्यादा गन्ना आपके उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला क्षेत्र था, वहाँ पर वृक्षों को काटकर अब वर्तमान में वहाँ गन्ने की खेती की जा रही है,
ठीक है। आप मेरठ, सहारनपुर वगैरह देखते हो, और जब भी किसान आंदोलन होते हैं तो गन्ने के ट्रैक्टर देखे ही होंगे आपने, बड़े बड़े ट्रालियों के साथ चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक गन्ना कहाँ उत्पादित किया जाता है? ब्राज़ील में। भारत में, उत्तर प्रदेश में, विश्व में सर्वाधिक कहाँ पर? भारत में, ध्यान रखना है। सॉरी, ब्राज़ील में सर्वाधिक गन्ना उत्पादित किया जाता है, और भारत सेकंड नंबर पर आता है इसमें। कौन से नंबर पर आता है? सेकंड नंबर पर आता है। और ये क्यूबा इसलिए रखा है मैंने, अलग से याद रखना, इसको चीनी का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? चीनी का घर। विश्व में चीनी का घर क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो गन्ना होता है उस गन्ने में शर्करा की मात्रा अधिक होती है, शुगर का कंटेंट क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए उसको शुगर आपके क्या कहा जाता है? चीनी का घर। जबकि सर्वाधिक गन्ना कहाँ होता है? ब्राज़ील में, ठीक है। और आपके अब मध्य प्रदेश, आपके सॉरी भारत में कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। अभी थोड़े टाइम पहले खास बात थी, उत्तर प्रदेश गन्ने उत्पादन में तो प्रथम था, लेकिन चीनी उत्पादन में आपके द्वितीय स्थान पर चला गया था, वापस प्रथम स्थान पर आ गया। महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर आ गया था, ठीक है। तो क्यों आ गया था? तो आपके जैसे ही आया था ये कंडीशन, गन्ने की पिराई के कारण, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में, ठीक है। वो जिस समय यूपी सेकंड स्थान पर चला गया था और महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर आ गया था, अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर ही है वापिस, ठीक है। गहन कृषि की आवश्यकता होती है और सस्ता श्रम। गहन कृषि मतलब आपके इसकी आप देखोगे गन्ने की फसल बहुत गहन कृषि और ज़्यादा मजदूरों के साथ की जाती है, तो श्रम भी क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा श्रम। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करता हूँ मैं, तो ये लखनऊ में, और गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान की बात करता हूँ, केंद्र की बात करता हूँ मैं, तो ये कोयम्बटूर में। दोनों को ध्यान रखना, गन्ना अनुसंधान लखनऊ, गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, अच्छे से ध्यान रखना है। एक और बार बता रहा हूँ, गन्ना अनुसंधान लखनऊ, गन्ना प्रजनन अनुसंधान कोयम्बटूर में स्थित है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी फसल हुई है? ये आपकी हुई है गन्ना हुआ है। चलिए अगली फसल की बात करते हैं हम, कपास, ठीक है। और कपास के बारे में भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। कपास एक उष्णकटिबंधीय शुष्क पाला रहित मौसम वाली जलवायु में होता है, अर्थात जैसे मक्के की फसल में 140 दिन के लिए पाला नहीं गिरना चाहिए, तो इसके लिए भी लगभग 150 दिन तक क्या नहीं गिरना चाहिए? पाला नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो आपके कपास के फूल जो होंगे जहाँ से कपास बनता है वो सारे खराब हो जाएंगे। तापमान कितना होना चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। और वर्षा कितनी होना चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसके लिए मिट्टी कौन सी? कपासी मिट्टी अर्थात काली मिट्टी होना आवश्यक है, आप सभी को पता ही, हम पढ़ चुके हैं। और इसके सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात सर्वाधिक उत्पादक राज्य है कपास का, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसी पर एक प्रमुख इंडस्ट्री आधारित आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सूती वस्त्र इंडस्ट्री। और सूती वस्त्र इंडस्ट्री महाराष्ट्र गुजरात में सबसे ज़्यादा केंद्रित है। क्यों केंद्रित है? क्योंकि वहाँ कपास भी सबसे ज़्यादा होता है, क्लियर है। और चीन देखोगे तो विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादक देश है, ध्यान रखना है। और इसके लिए देखो साफ मौसम, तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। भारत में जो आपके कपास जो उत्पादित होता है वो पूछा गया कौन से कुल का पौधा होता है, तो मालवेसी कुल का पौधा होता है। कौन से कुल का पौधा होता है? मालवेसी कुल का पौधा होता है जो कपास को बताया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और भारत में एकमात्र जीएम फसल की अनुमति दी गई है भारत सरकार द्वारा। जीएम मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बीटी कपास के नाम से जानते हैं, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। और इस बीटी का मतलब क्या है? बेसिलस थुरनजेसिस नामक एक बैक्टीरिया इसमें डाला जाता है, जिससे आपके जो कपास जो होता है काला नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इसको बोला गया है जीएम फसल या बीटी कपास। और भारत में अभी तक केवल एक ही फसल है जिसको बीटी या जीएम फसल के रूप में मान्यता दी गई है, और वो किसान कर सकते, बाकी ऐसी कोई फसल नहीं है जिसकी अनुमति दी गई है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है यूपीएससी ने, कि भारत में बैंगन की खेती को किस सरकार द्वारा अनुमति दी गई है, बीटी बैंगन, लेकिन नहीं दी गई, अभी रिसर्च में चल रहा है वो, ठीक है। तो अभी तक अनुमति नहीं दी गई बीटी बैंगन की, ध्यान रखना है, केवल बीटी कपास की दी गई है। और विश्व में पहली बीटी फसल कौन सी थी? तो टमाटर था वो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। सबसे पहली बीटी फसल कौन सी थी? जीएम फसल कह सकते हैं हम, वो टमाटर था, ठीक है। और भारत में केवल कपास की अनुमति दी गई है, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, उसको हम बीटी कपास के रूप में जानते हैं। चलिए आगे, अब अगली फसल पे आ जाते हैं हम। ये हो गया कपास के बारे में जानकारी। अच्छा हाँ, कपास में
राष्ट्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। और मध्य प्रदेश की तैयारी करने वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? खरगोन में स्थित है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नागपुर और खरगोन, नागपुर राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश का राज्य वाला कहाँ पर है? खरगोन में। चलिए अगली फसल पे आ जाते हैं। और कौन कौन सी फसलें आपकी आ जाती है? जूट, ठीक है। और जूट की बात करूं मैं तो जूट के लिए आर्द्र मानसूनी जलवायु होना जरूरी है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना जरूरी है, और वर्षा कितनी होना चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर, मतलब जूट के लिए थोड़ी ज़्यादा वर्षा होना जरूरी है। और मिट्टी कौन सी? निम्न जलोढ़। आप देखोगे निम्न जलोढ़ क्यों? जहाँ पानी भरा रहता है वहीं पर जूट की कृषि होती है, तो निम्न जलोढ़ जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है उस क्षेत्र में जूट की खेती सबसे ज़्यादा होगी। और दोमट या इसको इसी निम्न जलोढ़ को कचारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कचारी मिट्टी को निम्न जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कौन? पश्चिम बंगाल। क्यों? आपके पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वहीं स्थित है, जो निम्न मैदानी क्षेत्र है। निम्न मैदानी क्षेत्र तो निम्न जलोढ़, और निम्न जलोढ़ तो सर्वाधिक उत्पादन भी वही करेगा, सीधी सी। इसमें कॉन्सेप्ट से याद रखोगे तो कभी रटना नहीं पड़ेगा आपको। पंजाब हो नहीं सकता, मध्य प्रदेश हो नहीं सकता, क्योंकि निम्न जलोढ़ मिट्टी वहाँ नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में मिलेगी, तो वहीं आपके क्या हो रहा है? सबसे ज़्यादा जूट हो रहा है। भारत जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पहले बांग्लादेश हुआ करता था, अभी वर्तमान में कौन आ गया है? भारत आ गया, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भारत जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपके जूट का उपयोग किया कहाँ जाता है? आप सभी जानते हो, आप घरों वगैरह में जो बोरियां कट्टे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। पहले के समय, अभी तो प्लास्टिक वाले आने लगे हैं, लेकिन पहले जब डोरियां वाले कट्टे आते थे, ठीक है, या बोरियां आती थी, तो बोरियां, रस्सियां देखी होगी आपने, उसमें भी जूट का इस्तेमाल होता है। और जो कालीन बनाए जाते हैं उसमें भी किसका इस्तेमाल होता है? जूट का इस्तेमाल होता है, अच्छे से ध्यान रखना है। इस जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। गोल्डन फाइबर या सोने का रेशा। क्यों? इसका कलर बिल्कुल सोने के जैसा होता है, और इसके रेशे से आपके खास बात यह है कि ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये आसानी से अपघटित हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका यूज़ करना चाहिए बजाय प्लास्टिक का, क्योंकि ये एक पर्यावरणीय मित्र उत्पाद है, ठीक है। तो सरकार भी इस उत्पाद को बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो जूट, गोल्डन फाइबर और कछारी मिट्टी में होता है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक हो रहा है। और पश्चिम बंगाल के बैरकपुर, आप इतिहास में पढ़ते हो, बैरकपुर आपके मंगल पांडे के नाम से फेमस था। मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी से जाना जाता है आपके, यहीं पर उसने क्रांति की शुरुआत करी थी, वहीं पर इसका क्या बनाया गया है? अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, ठीक है। तो जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बैरकपुर में स्थित है, अच्छे से ध्यान रखना है। चलें आगे, चलिए अब हम बात करते हैं रबर की। ठीक है, रबर आपके विषुवती जलवायु प्रदेश का फसल है, मतलब ये विषुवती जलवायु में होता है, मुख्य रूप से ब्राज़ील में हुआ करती थी, मतलब ब्राज़ील की फसल है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके लिए तापमान 28 से 30 डिग्री, और वर्षा देखोगे आप 200 सेंटीमीटर से भी अधिक। क्यों? विषुवती जलवायु में अधिक वर्षा होती है, वहीं रबर होता है, तो इसके लिए वर्षा भी ज़्यादा जरूरी होगी। और लाल और लेटराइट, जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, ज़्यादा तापमान रहता है, वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, लाल लेटराइट, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो, और भारत में सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादित होता है रबर? तो आप सभी जानते हो, भारत का निचला वाला क्षेत्र ही विषुवत रेखा के समीप है, तो विषुवत रेखी जलवायु तो वहीं मिलेगी, आपके जम्मू कश्मीर में मिलना नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए तो कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना है, केरल ही। क्यों? क्योंकि विषुवती रेखा के समीप आपके वही राज्य है, तो केरल ही सर्वाधिक उत्पादन भी करेगा, आपकी सीधी सी बात है, ठीक है। जम्मू कश्मीर कर नहीं सकता, तो कभी रटने की जरूरत नहीं है, अच्छे से कॉन्सेप्ट से याद रखो। और विश्व में कौन करता है? थाईलैंड करता है। कौन करता है? थाईलैंड, और दूसरे नंबर पर मलेशिया सर्वाधिक रबर का उत्पादन करते हैं, ध्यान रखना है। भारत में केरल। और रबर कहाँ की फसल है? अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन कहाँ पर है? आपके ब्राज़ील में स्थित है, आगे बताने वाला हूँ। देखो मूल स्थान इसका कहाँ है? अमेजन है। अमेजन अर्थात अमेजन नदी कहाँ बहती है? आपके ब्राज़ील में बहती है आपके, तो यही आपके क्या है? इसका मूल स्थान माना गया है। लेकिन आपके जो अब विश्व में उपनिवेशिक काल चल रहा था, तो पुर्तगाली, अंग्रेज, स्पेनिश, बहुत सारे देशों ने क्या किया? विश्व के बहुत सारे देशों पर राज किया। तो उस दौरान इन्होंने क्या किया? स्पेनिश और पुर्तगालियों ने वहाँ से इस पौधे को उठाकर आपके इसकी व्यावसायिक खेती की जाने लगी, क्योंकि रबर का इस्तेमाल बढ़ने लगा था उस समय, तो ध्यान रखना है ये, ठीक है।
ठीक है। और वर्तमान में थाईलैंड, मलेशिया प्रथम स्थान रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कोट्टायम क्यों फेमस है? कोट्टायम में रबर अनुसंधान संस्थान स्थित है, और ये कोट्टायम कहाँ है? केरल में स्थित है। आपके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगी, आप कोहिमा से कोट्टायम जाओगे तो मिनिमम कितने राज्यों से जाना पड़ेगा आपके, और बहुत सारों को पता भी होना चाहिए कोट्टायम है कहाँ। अगर जिसको ये उसने राज्य का कोई मेंशन नहीं किया था, कोहिमा कहाँ है और कोट्टायम कौन से राज्य में, बस डायरेक्ट पूछा था कोहिमा से आपको कहाँ जाना है, कोट्टायम जाना है, तो मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, कितने राज्यों से, ठीक है। तो ये आपका कमेंट सेक्शन में बताना। आपको भी जब को यूपीएससी ने पूछा था आपको भी मिनिमम राज्य बताने कहाँ से, मैं राज्य तो आपको बता ही दे रहा हूँ, कोहिमा नागालैंड में है, कोट्टायम केरल में स्थित है, यहीं पर रबर अनुसंधान संस्थान है स्थित है, ठीक है। चले अगले कौन सा है आपकी फसल? नारियल। अगली फसल कौन सी है आपकी? नारियल, ठीक है। और नारियल की बात करते हैं तो नारियल के लिए समकारी उष्णकटिबंधीय जलवायु अर्थात तटीय जलवायु आवश्यक होती है, मतलब नारियल तटीय फसल है आपके, वो भी समुद्र तटीय, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसके लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वर्षा कितनी? 150 से ज़्यादा, 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और बलुई दोमट तटीय प्रकार की मिट्टी, दलदली मिट्टी इसके लिए आवश्यक होती है। और भारत में सर्वाधिक आपके नारियल कौन उत्पादित करता है? तो केरल उत्पादित करता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखना अच्छे से। और विश्व में कौन करता है? इंडोनेशिया करता है। कौन करता है? इंडोनेशिया। अर्थात आपके नारियल भी विषुवतीय रेखा के आसपास ही ज़्यादा होता है, इसलिए विषुवत रेखीय जलवायु के अंतर्गत आ जाए, अभी ध्यान रखना है मुख्य रूप से, तो ठीक है, क्योंकि ये वहीं की फसल है। और एक बात ध्यान रखना है, ये वास्तव में बहुवर्षीय एक बीजपत्री पौधा है, न कि पेड़ है। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, नारियल क्या है? तो नारियल पेड़ नहीं है, पौधा है, लेकिन भारत में गोवा की सरकार ने इसको पेड़ का दर्जा दे रखा है, ध्यान रखना है। बाकी नारियल पौधा है, पेड़ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपके बांस जो है घास का प्रकार है, ठीक है, वो भी आपके पेड़ नहीं है। तो नारियल विषुवतीय जलवायु, तापमान, वर्षा, ठीक है, बलुई दोमट तटीय मिट्टी, कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। और कर्नाटक में एक जगह, कर्नाटक के प्रथम है, और विश्व में इंडोनेशिया है। और केरल में एक जगह है कासरगोड, आप सभी जानते होंगे, ये कासरगोड में आपके नारियल अनुसंधान संस्थान है। क्या स्थित है? नारियल अनुसंधान संस्थान। जैसे कोट्टायम में रबर था, तो कासरगोड केरल में ही स्थित है। यहाँ पर क्या स्थित है? आपके नारियल अनुसंधान संस्थान स्थित है। और ये एक बहुवर्षीय एक बीजपत्री पौधा है, मतलब द्विबीजपत्री नहीं है, दो भाग नहीं हो सकते, दो फाड़। जिन पौधों के बीजों के दो फाड़ हो जाते हैं उसको द्विबीजपत्री बोलते हैं, और जिनका केवल एक ही फाड़ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक बीजपत्री। चलिए अगली फसल कौन सी है आपकी? अगली फसल की बात करें तो अगली फसल है आपके तंबाकू। कौन है? तंबाकू। और तंबाकू की बात करता हूं मैं, तो एक शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली फसल है, और ये पुर्तगाली भारत में लेके आते हैं। 15 से 35 डिग्री तापमान जरूरी होता है इसके, बुआई के समय अलग, वही पकने के समय अलग, ठीक है। बलुई दोमट मिट्टी 80 से 90 सेंटीमीटर मात्र वर्षा में हो जाता है। बलुई दोमट मिट्टी जरूरी होती है। भारत में सर्वाधिक आपके तंबाकू उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। अभी थोड़े टाइम पहले करंट अफेयर्स में चर्चा में था, गुजरात पहले हो गया था, 2 साल पहले, अब वापस आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर आ गया है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और चीन विश्व में प्रथम उत्पादन रखता है राज्य आंध्र प्रदेश, विश्व में देश चीन। और इसका उपयोग आप सभी जानते हैं, बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है आपके। और मूल स्थान इसका कहाँ पर है? तंबाकू भारत में नहीं होता था, आपके वही पुर्तगाली लेके भारत में आए इसको, ठीक है। और ये यूएसए की फसल थी आपकी। कहाँ की फसल थी? मुख्य रूप से यूएसए की, ठीक है। अपने यहाँ भारत में तंबाकू नहीं होता था। और वही तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपके एग्जाम में पूछा गया, कहाँ है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में स्थित एक जगह है राजमुंद्री करके, वहाँ पर आपके क्या स्थित है? तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, एग्जाम में आया हुआ, अच्छे से ध्यान रखना है। चलें आगे। ये हुआ आपके तंबाकू। अगली कौन कौन सी फसलें बची है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, चाय भारत की एक प्रमुख फसल है, आप सभी जानते ही हैं। बिना चाय के तो आपका दिन की शुरुआत भी नहीं होती है, ठीक है। जब तक चाय नहीं पीते है तब तक दिन की शुरुआत नहीं होती भारत में। तो ये चाय ऐसी फसल है कि प्रत्येक भारतीय की लत लग गई है। पीते अंग्रेज थे, भारत में कभी चाय नहीं पी जाती थी, ठीक है। बाद में अंग्रेज लेके आते हैं यहाँ पे, पुर्तगाली अंग्रेज, और आज वर्तमान में ये कंडीशन है
कि हर 10 मीटर पर आपको चाय का थैला मिलेगा। और यहाँ तक कि तो ऐसी कंडीशन हो गई है कि चाय वाले इतने फेमस है कि यहाँ के प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, चाय कितनी इंपॉर्टेंट है आप भी समझ सकते हो। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उत्पन्न होती है ये। 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। इसके लिए बहुत वर्षा की मात्रा की आवश्यकता होती है, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। 150 से कितनी, 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, अच्छे से याद रखना है। और इसके लिए हरी सल्फर युक्त अम्लीय मिट्टी, चाय के लिए कौन सी मिट्टी होना जरूरी है, अम्लीय मिट्टी होना जरूरी है। और भारत में चाय का उत्पादन कौन करता है सर्वाधिक, आप सभी जानते ही हो, असम। ठीक है, दार्जिलिंग चाय वहाँ ताज आपने सुना ही होगा। दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग भी मिला हुआ है, भारत की पहली फसल है जिसको जीआई टैग मिला था, कौन, दार्जिलिंग चाय। ठीक है, और ये असम और पश्चिम बंगाल वाला ही क्षेत्र है, अर्थात आप देखोगे तो असम सर्वाधिक चाय उत्पादक वाला राज्य है भारत में। पहले भारत सर्वाधिक चाय उत्पादन का हमेशा कंपटीशन, ये करंट अफेयर्स में देख लेना एक बार, और कभी चाइना ऊपर रहता है कभी भारत ऊपर रहता है। ठीक है, अभी थोड़े टाइम पहले एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तब भारत ऊपर था। ठीक है, अब ध्यान रखना वर्तमान में वापस चीन ऊपर है, फिर हो सकता है भारत आ गया हो, एक बार चेक कर लेना। तो चीन और भारत प्रथम और द्वितीय स्थान पर, अच्छे से ध्यान रख लेना। मध्य आपके राज्य की बात करें तो असम पहला है, और सर्वाधिक निर्यात पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, श्रीलंका करता है। कौन करता है, श्रीलंका में बहुत बड़ी मात्रा में चाय होती है, वहाँ के लोग चाय कम पीते हैं, सारी की सारी क्या कर दी जाती है, एक्सपोर्ट कर दी जाती है। तो निर्यातक तो श्रीलंका है और उत्पादक भारत चीन है, क्योंकि यहाँ के लोग जितने उत्पादित करते हैं उतनी की उतने पी भी जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है। और आप जो चाय पीते हो, ठीक है, एक और बात है, वो आप सुपर डस्ट पीते हो, अर्थात केवल धूल पीते हो। अच्छी जो चाय है वो सभी एक्सपोर्ट कर दी जाती है। आप कभी चाय खरीदने जाओ तो उसमें नोट लिखा रहता है, स्पष्ट पढ़ना, उस पर स्पष्ट लिखा रहेगा सुपर डस्ट। ठीक है, अब कुछ कुछ पत्तियां आने लगी है, वो भी न के बराबर, पत्तियां आपकी सारी एक्सपोर्ट कर दी जाती है, आप डस्ट पीते हो। और नहीं विश्वास होता है तो जब भी चाय खरीदने जाओ आप उस पर पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, आप क्या खरीद रहे हो। चले आगे, तो ये सर्वाधिक निर्यातक श्रीलंका है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि चाय की जो फसल होती है उसकी जड़ें पानी में रह सकती है, तो बिल्कुल नहीं रह सकती, खराब हो जाती है। क्यों, ये ढलान पर ही हो सकती है। इसलिए जितने भी चाय बागान बने हुए हैं भारत में, सब पर्वतीय ढलानों पर बने गए, आपको देखो, तो इसके लिए पहाड़ी ढलान होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो इसकी जड़ें खराब हो जाएगी पानी भरने के कारण। और साथ ही साथ इसके लिए प्रशिक्षित श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी पत्तियां तोड़ने के लिए आप वो मुझे बोल देंगे तो पता चल रहा जो पत्तियां कल तोड़नी थी वो मैं आज ही तोड़ के ले आया, ठीक है, और पूरे पौधे को गंजा कर दिया। तो बहुत पत्तियों को ध्यान से तोड़ा जाता है, उसके लिए प्रशिक्षित श्रम की आवश्यकता होती है। और यहाँ से 3 फैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं। चाय अनुसंधान संस्थान या केंद्र कहाँ स्थित है, असम के जोरहट में स्थित है। ठीक है, चाय अकादमी पूछी गई है एमपी वालों के लिए, भोपाल में स्थित है ये। और चाय बोर्ड कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है, अच्छे से ध्यान रखना है। चले, चाय अनुसंधान जोरहट, चाय अकादमी भोपाल, चाय बोर्ड कोलकाता, सीधे के सीधे एग्जाम में फैक्ट के रूप में आए हुए हैं क्वेश्चन ये। ठीक है, पेपर उठा के देखना यूपीपीसीएस का, वहाँ तो बिल्कुल सही जोड़ी के रूप में मिलेंगे। आप एमपीपीएससी का देख लेना, वहाँ भी मिलेंगे क्वेश्चन। चाय अनुसंधान संस्थान जोरहट, चाय अकादमी भोपाल, चाय बोर्ड कोलकाता। चले आगे, चलिए, ये हुए आपकी चाय। अब चलते हैं हम किस पे, कॉफ़ी पे। ये गरीबों के लिए, तो ये अमीरों के लिए भैया। कॉफ़ी कौन पिएगा, जिनके पास ज़्यादा इनकम होगी। आज इसका कोई दायरा नहीं रहा है, लेकिन यही, पहले तो चाय भी अमीर लोग पीते थे, गरीब लोग दूध पीते थे। आज उल्टा सिस्टम हो गया, अमीर लोग दूध पीना चाह रहे हैं और गरीब लोग चाय पे जा रहे हैं। ठीक है, तो वही, पहले मिट्टी के बर्तन कौन यूज़ करते थे, गरीब लोग करते थे। स्टील के बर्तन कौन यूज़ करते थे, अमीर लोग करते थे। आज क्या कंडीशन हो गई है, स्टील और प्लास्टिक घरों घरों में मिलेंगे, जो अमीरों के हुआ करते थे, और अमीर अब धीरे धीरे वापस मिट्टी के बर्तन में जा रहे हैं। थोड़े टाइम बाद ऐसी कंडीशन आएंगी, अमीर लोग झोपड़ियों में रहेंगे और गरीब लोग मल्टियों में रहेंगे। ठीक है, बता रहा हूँ मैं। चलो, कॉफ़ी की बात कर ले। उष्णकटिबंधीय गर्म और आर्द्र जलवायु इसके लिए आवश्यक होती है। 16 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी पानी बहुत अधिक मात्रा में, 150 से 250 सेंटीमीटर। दोमट और लावा निर्मित मिट्टी, मतलब जो ढलान होते हैं, वो ज्वालामुखी वाले जो ढलान होंगे, जहाँ ज्वालामुखी उद्गार हुएंगे कभी, उस मिट्टी में अच्छी आपके कॉफ़ी होती है। और आपके भारत में कौन, कर्नाटक ऐसा राज्य है जहाँ सर्वाधिक कॉफ़ी की उत्पादित की जाती है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो कर्नाटक। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी कौन उत्पादन करता है, ब्राज़ील।
कौन करता है? ब्राज़ील। आपके अच्छे से ध्यान रखना, विश्व में ब्राज़ील है, भारत में कर्नाटक है। इस ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को एग्जाम में पूछा गया, क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। और आपके MPPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया है, साओ पालो और सेंटोस, ये है कॉफ़ी की मंडी और ये है कॉफ़ी का पोर्ट, बंदरगाह। ठीक है, जितनी ब्राज़ील में कॉफ़ी होती है वो बेची कहाँ पर जाती है? मंडी में, मतलब साओ पालो में। और पोर्ट कहाँ पर स्थित है? सेंटोस, जहाँ पे से एक्सपोर्ट की जाती है, ध्यान रखना है। और विश्व की जो सबसे अच्छी कॉफ़ी होती है वो अफ्रीका में बनती है। एक प्रकार का लंगूर होता है, वो लंगूर आपके कॉफ़ी के बीजों को खाता है, फिर अपने मल में उन बीजों को त्यागता है और उससे आपके क्या बनाई जाती है? विश्व की सबसे बेस्ट क्वालिटी की कॉफ़ी। आप भी पीना चाहो तो पी सकते हो, ठीक है, मैं नहीं पीता हूँ, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो ये ब्राज़ील में फेजेंडा, साओ पालो, सेंटोस क्यों प्रसिद्ध है? ये बागानों को कहा जाता है, ये मंडी है, ये बंदरगाह है, एग्जाम में ध्यान रखना है। फिर आपके भारत में मुख्य रूप से अरेबिका और रोबस्टा जो कॉफ़ी की प्रजातियां हैं ये बोई जाती है, और ये सबसे अच्छी प्रजातियां भी मानी जाती है। कौन कौन सी? अरेबिका और रोबस्टा, ठीक है। ये क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया सीधा सा, कॉफ़ी की प्रजाति है, रोबोट है, इस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? कॉफ़ी की प्रजाति अरेबिका और रोबस्टा, और इसके लिए भी पहाड़ ढलान होना जरूरी है। और एग्जाम में यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चिकमंगलूर, कर्नाटक में। और कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर स्थित है? बंगलुरु में, ध्यान रखना है। कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर और कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर स्थित है? बंगलुरु में स्थित है। क्लियर है? तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। चलिए हम अभी नेक्स्ट फसल पर चलते हैं अपनी। नेक्स्ट फसल कौन सी है आपकी? सरसों। कौन है? सरसों। चलिए सरसों पे आ जाते हैं। सरसों के लिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। राजस्थान जो है आपके ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है। और विश्व में कौन है? कनाडा है जो सर्वाधिक सरसों का, राजस्थान कनाडा दोनों ध्यान रखना है। ये एक प्रमुख तिलहन फसल है। तिलहन से सरसों का तेल आपने सभी ने खाया होगा, मतलब तिलहन के लिए जानी जाती है। और आपके मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किसको कहा गया है? तो भिंड मुरैना क्षेत्र को सरसों की हांडी कहा गया है। MPPSC ने क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। चलिए लास्ट फसल आज की कौन सी हुई? मूंगफली। मूंगफली खा के चलिए रेस्ट करेंगे। तो मूंगफली के लिए सेम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा। और इसके लिए मिट्टी की बात करें तो बलुई हल्की काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। अच्छे से याद रखना है। सर्वाधिक आपके अगर कोई राज्य है मूंगफली का उत्पादन करने वाला तो वो कौन है? गुजरात है। और देश की बात करें तो कौन है? चीन है। इसकी खास बात यह गई, इसको गरीबों का क्या कहा गया है? बादाम कहा गया है, ठीक है, सस्ता होने के कारण। और साथ ही साथ ये भी क्या है? एक तिलहन फसल है। इस प्रकार हमने भारत की जो मुख्य फसलें थी वो सभी आज डिस्कस कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।